नमस्कार। आज का सर का लेक्चर प्रोसीजर ऑफ मसाज अभ्यंग एंड शिरोधारा थेरेपी पर है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस लेक्चर को ज्वाइन करें। आज किसी तकनीकी कारण से हम फेसबुक पर इसको लाइव नहीं कर रहे हैं। मेरी मीट इसको रिकॉर्ड कर दिया है, हम बाद में इसको दोबारा से लाइव करेंगे। आप अपने प्रश्न जो है वो जूम मीटिंग के द्वारा आप यहाँ पर रख सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार डॉक्टर नवीन जी और उपस्थित सभी चिकित्सक बंधु। अभी तक हम लोगों ने पूरे पंचकर्म का अध्ययन किया। स्नेहन, स्वेदन, भवन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और रक्त मोक्षण। मेरे एक दिमाग में बात आई कि आज मसाज सेंटर पूरे देश में और विदेशों में, मैं भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गया था, यूरोप भी गया था, वहां मैंने देखा कि हर जगह मसाज सेंटर है। अभ्यंग का अत्यधिक महत्व है। भारत में भी जो अभ्यंग बिल्कुल क्लासिकल करते हैं, जैसे आप साउथ में चले जाइए तो बिल्कुल क्लासिकल अभ्यंग करते हैं और पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है, पेशेंट ठीक होता है। इसलिए अभ्यंग का जो क्लासिकल मेथड है वो क्या है? ज्यादातर मैंने महाविद्यालयों में देखा है कि अभ्यंग मात्र 5 या 10 मिनट करके छोड़ देते हैं और जो पेशेंट में लगन पूर्वक अभ्यंग करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करते हैं और उससे अपेक्षित लाभ रोगी को प्राप्त नहीं होते। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि अभ्यंग ही, जैसे शिरो अभ्यंग है, हेड मसाज, फुट मसाज, ये ही आप अच्छी तरह करें और अच्छा इसको प्रसारित करें तो आपके पास बहुत पेशेंट आएंगे। आज जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, वहां पर अभ्यंग की व्यवस्था निश्चित रूप से रहती है। और दूसरा महत्वपूर्ण शिरोधारा है। कई बार पेशेंट से पूछते हैं कि पंचकर्म आपने करा लिया? तो बोले हाँ करा लिया। क्या कराया? शिरोधारा कराया। यानी शिरोधारा को ही पंचकर्म समझ बैठते हैं ऐसे लोग। और अनेकों जगह शिरोधारा मैंने देखी, फॉरेन में भी हर जगह, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप कंट्रीज में बहुतायत में यह प्रक्रिया की जाती है। हमारे देश में शिरोधारा का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ हम बातें ध्यान में नहीं रखते। जैसे पात्र में छिद्र की चौड़ाई कितनी होना चाहिए, कितनी दूर से इसको डालना चाहिए। कई जगह मैंने देखा है तो ये प्रमाण अच्छा नहीं रहता। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि प्रोसीजर और मसाज और शिरोधारा की विधि ये अच्छी तरह आपको समझना चाहिए, ताकि क्लासिकल मेथड से आप पेशेंट की सेवा कर सके और अपेक्षित लाभ आप प्राप्त कर सके। क्या फिर बीमारी आ गई? स्लाइड बढ़ नहीं रही है सर। हाँ, वही मैं क्या करूं? उसको सर एक बार दोबारा उसको सर वो दोबारा से सर उसको शेयर करिए सर, वो हैंग हो गया है। दोबारा से तो स्टॉप शेयरिंग करके? हाँ, स्टॉप शेयरिंग करिए और वो पेज बंद करिए सर, जो स्लाइड वाला पेज है ना। हाँ, और दोबारा से सर वो स्लाइड को बंद करके दोबारा से सर शेयर स्क्रीन के थ्रू खोलिए उसको, तो चल करूं? जाएगा। अब शेयर स्क्रीन आप करूं? करिए शेयर, दोबारा करिए। हाँ, थोड़ा सा मूव कराइए सर, एक दो बार स्लाइड को आगे। हाँ, हो रहा है, ठीक है सर, राइट। हाँ, तो जैसे आपको ज्ञात ही है कि पंचकर्म एक लॉन्ग थेरेपी है और ये परीक्षित थेरेपी है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई व्यापक बहुत कम मात्रा में होते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, आयुर्वेद में पंचकर्म का महत्व स्पष्ट है। मैंने बताया था सिर्फ काय चिकित्सक लोग ही नहीं बल्कि अष्टांग आयुर्वेद में पंचकर्म व्याप्त है। पंचकर्म से रोग तो ठीक होते ही है, साथ ही इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए रसायन बाजीकरण का प्रयोग भी उल्लेखित है। ये पंचकर्म करने के पश्चात यदि रसायन बाजीकरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आपको पता है कि प्रधान कर्म हमारे भवन, विरेचन, अनुवासन, निरूह और नस्य हैं।
इसके पहले पूर्व कर्म होते हैं, आचन, स्नेहन और स्वेदन, इनका करना जरूरी है ताकि दोष उत्क्लेशित होकर ये कोष्ठ में आ जाएं और उसको हम बाहर निकाल दें। तो इस तरीके से ओलिएशन थेरेपी और फर्मेंटेशन थेरेपी मुख्य रूप से हम पूर्व कर्म के रूप में करते हैं। स्नेहन कर्म का उपयोग हम विभिन्न तरीके से करते हैं। एक तो है एक्सटर्नल, जिसको हम बाह्य अभ्यंग कहते हैं। दूसरा आभ्यंतर स्नेहपान, इंटरनली स्नेहपान हम करते हैं। ये दो विधियां प्रमुख रूप से स्नेहन कर्म के अंतर्गत आते हैं। और यह भी मैं आपको बताऊं कि अभ्यंग एक स्वतंत्र चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्व कर्म के रूप में तो प्रयोग करते ही है, लेकिन कई व्याधियां अभ्यंग मात्र से रोगी में ठीक हो सकती हैं। जो एक्सटर्नल फॉर्म है, विभिन्न प्रकार के मसाज होते हैं। ये मैंने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था। मेडिकेटेड ऑयल या ऑर्डिनरी ऑयल से भी हम रोगी का अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न नहीं होने देता है। अभ्यंग हमेशा प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा। प्रतिदिन करने से आपके शरीर में स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है और किसी विशेष भाग में कोई रोग हो गया हो, उस अवस्था में भी आप अभ्यंग करें, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मेडिकेटेड ऑयल होना चाहिए। मेडिकेटेड ऑयल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाज के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं विशेष विधि से, क्योंकि आगे चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से रेगुलर मसाज इज वेरी यूजफुल। जो व्यक्ति रोजाना मसाज करते हैं उनका शरीर बड़ा स्ट्रेंथ होता है, कई प्रकार के लाभ उनको प्राप्त होते हैं। वाग्भट ने कहा है रेगुलर मसाज करने से एजिंग प्रोसेस रुक जाती है, आपकी आयु बढ़ती है, दीर्घायु होती है। साथ साथ में जो शरीर में थकावट होती है, तो आलसीपन होता है, वो भी अभ्यंग से दूर होता है। इसके अलावा जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी अभ्यंग से ठीक होते हैं। अभ्यंग करने से, खासतौर से शिरो अभ्यंग करने से आई साइट इंप्रूव होती है, दृष्टि दोष नहीं होते, आंखों की बीमारी नहीं होती है और यह शरीर पूरे बॉडी में नरिशमेंट को बढ़ाता है। इसके अलावा लॉन्गेविटी, दीर्घायु, जैसे पहले चर्चा की, लॉन्गेविटी व्यक्ति की बढ़ाता है। और अच्छी यदि कोई मालिश कर दे तो निद्रा भी बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा थकावट और वीकनेस, जो कमजोरी होती है, वह भी अभ्यंग से दूर होती है। अभ्यंग करने से जो बॉडी के टिश्यू हैं, मसल्स हैं, वो मजबूत होते हैं और उनका लश्यर, उनकी चमक भी अच्छी तरह बढ़ती है। आपने देखा होगा कि साउथ में लगभग 50 से 100 ml नारियल तेल से अभ्यंग करते हैं, शिरो अभ्यंग करते हैं, तेल बालों में लगाते हैं। हमारे उत्तर भारत में देखें तो तेल लगाना ही बंद कर दिया है लोगों ने, और इसकी वजह से खालित पालित रोग आजकल ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, टाइम ऑफ अभ्यंग, कब अभ्यंग करना चाहिए, और रात्रि का भोजन पच जाए, उसका डाइजेशन अच्छा हो, रोगी को भूख लगी हो, ऐसी अवस्था में अभ्यंग करना चाहिए। उसका कारण यह है कि यदि अग्नि प्रदीप्त होगी तो इसका एब्जॉर्प्शन भी अधिक मात्रा में होगा और इस वजह से शरीर को लाभ भी पहुंचाएगा। अगर समर सीजन है तो ठंडे तैलों से अभ्यंग करना चाहिए, और यदि कोल्ड सीजन है तो तेल को थोड़ा उष्ण करके अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने के लिए मूर्छित तेल, मस्टर्ड ऑयल और एनी मेडिकेटेड ऑयल जैसे महानारायण तैल, नारायण तैल, विषगर्भ तैल, महामास तैल, निर्गुंडी तैल, मुरुवन्ना तैल, अनेक प्रकार के तैल मेडिकेटेड हैं। उनको गुणों को देख करके, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, यदि संधिवात हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो ब्रह्मण तेलों का प्रयोग करना चाहिए।
यदि आम बात हो, गाउट हो, लिगामेंट सिंड्रोम हो, तो उष्ण तैलों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे बिस्गर तैल, सेंधमारी तैल, निर्गुंडी तैल। मालिश का जो प्रॉपर समय है, वो स्नान करने के पहले लगभग 9 बजे के आसपास अच्छी मालिश करें, उसके आधा घंटे बाद आप स्नान कर सकते हैं। कई जगह कहा है कि मसाज आप योगा करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद भी करना उचित होता है। तो भोजन के नहाने के पहले या बाद, दोनों में ही आप अभ्यंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ अभ्यंग नहीं कराना? ऐसा व्यक्ति जो फीवर से ग्रसित हो, इंडाइजेशन हो, उनको अभ्यंग नहीं कराना। जैसे कहा है, नवज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुनम, अभ्यंग ज्वरावस्था में हमको नहीं करना है। ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी विरेचन लिया हो, अभी अभी उसने वमन कराया हो, ये वस्ती थेरेपी करी हो, उसके तत्काल बाद अभ्यंग नहीं कराना। विरेचन और वमन और वस्ती के पूर्व अभ्यंग कराना चाहिए, लेकिन तत्काल बाद अभ्यंग वर्जित है। और ऐसी रोग जो ओवर नरिशमेंट से पैदा हुए हो, अति संतर्पण से रोग उत्पत्ति हुई हो, ऐसे रोगों में भी आपको अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। और कफ प्रधान जो व्याधियां हैं, कफ जहां डोमिनेंट है, वहां भी आपको अभ्यंग से वर्जन है, नहीं कराना चाहिए। कुछ प्रोहिबिटेड डेज हैं मसाज के, एस्ट्रोलॉजी में ये सब बताए हैं कि ल्यूनर फोर्टनाइट के थर्ड डे यदि मसाज करेंगे तो अनहैप्पीनेस होगा, 6वें दिन मसाज करेंगे तो रिडक्शन ऑफ स्पान ऑफ लाइफ होगा। ऑन द 8th डे मसाज रिलीजन के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता। 10वें दिन मसाज करने से ऐसा कहा जाता है कि पुत्र की मृत्यु हो जाती है। 13वें दिन यदि मसाज करते हैं तो वेल्थ, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। 14th डे, अमावस्या के एक दिन पहले मसाज करते हैं तो अनेक प्रकार की डिसीज हो सकती है। रिलीजियस और फेस्टिवल डेज में भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब बातें बच्चों के लिए, रोगी के लिए और वृद्ध पुरुषों के लिए लागू नहीं होती है। मसाज कैन डन विद मेडिकेटेड ऑयल इन दीज डेज आल्सो। मैंने देखा है कि ये सब विचार अभ्यंग के समय नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। मसाज एंड फिजिकल एक्सरसाइज, कहा जाता है कई लोग जो है फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद मसाज करते हैं, और कई लोग पहले भी करते हैं। दोनों अवस्थाएं हैं। मसाज करने से स्थानिक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जिसकी वजह से शरीर में जो स्टिफनेस होती है, जो जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, बॉडी में स्टिफनेस होती है, उसमें लचीलापन आता है, मृदुता आती है, और इसकी वजह से हमारे ऑर्गन बड़े इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक्सरसाइज के बाद अभ्यंग करें, ऐसा कई जगह रेफरेंसेस मिलते हैं। लेकिन मेरे विचार से एक्सरसाइज या योगा करने के पहले ही अभ्यंग करना चाहिए, स्नान के पहले भी करना चाहिए। मसाज अप्लाइड आफ्टर द एक्सरसाइज, ये जो यहाँ पर भी मसाज जो है एक्सरसाइज के बाद करना चाहिए, क्योंकि इससे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह भी अभ्यंग का एक महत्व है। मेथड ऑफ अभ्यंग, तरीका, क्या मेथड अपनाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर मसाज जब हम करते हैं पूरे शरीर की, तो उसमें यह ध्यान रखना है कि शिरा प्रदेश, कर्ण और फीट, इनमें अवश्य ही अभ्यंग करना चाहिए। इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वांग अभ्यंग तो करिए, लेकिन साथ में हेड मसाज, ईयर मसाज और फीट मसाज, फुट मसाज, ये अवश्य करें। इसके बहुत ही लाभ है। शिरा प्रदेश में मसाज करने से, जब आप शिरा प्रदेश में मसाज करते हैं तो बहुत गर्म तैलों का प्रयोग ना करें। ल्यूकवार्म, हल्का ल्यूकवार्म रहे या कोल्ड तैलों से अभ्यंग करें, और शेष शरीर में उष्ण तैल को थोड़ा उष्ण कर ले, ल्यूकवार्म कर ले, और उसके बाद अभ्यंग करें। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले जैसे मैंने बताया,
कोल्ड सीजन हो तो उष्ण तेल, और ये समर सीजन हो तो कोल्ड तेल का प्रयोग हमें करना चाहिए पेशेंट के सुविधा के अनुसार। अब आइए, अभ्यंग के लिए आप सब जानते हो 7 पोस्चर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम करते नहीं है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए हमेशा साउथ की हमेशा प्रशंसा करता हूं कि वहां विधिवत मसाज किया जाता है। देयर आर 7 पोजीशन फॉर मसाजिंग, इनका अनुपालन करना चाहिए, और ऐसा करने से शरीर के प्रत्येक भाग में आप अभ्यंग कर सकते हैं। और प्रत्येक अवस्था में लगभग 5 मिनट मालिश करना चाहिए, इसलिए टोटल लगभग 35 मिनट तक मसाज रोगी में करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, सिटिंग पोजीशन विद एक्सटेंडिंग लेग्स, लेग्स को फैला करके 90 डिग्री में, हैंड्स को साइड में रख लीजिए, हाथों को, और फिर ऐसी अवस्था में आर्म्स में, चेस्ट में, बैक और लेग्स में अच्छी तरह मसाज करिए, क्योंकि वो आपको सामने दिख रहे हैं। इसी प्रकार लाइंग डाउन इन सुपाइन पोजीशन, पृष्ठ के बल लेट जाएं। ऐसी अवस्था में चेस्ट आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, इसलिए चेस्ट में अच्छी मालिश करें। बोथ लॉइंस, फ्लैंक्स और लेग्स, अपर पार्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसमें हल्का हल्का आप अनुलोम गति से अभ्यंग करें, प्रतिलोम गति से अभ्यंग नहीं करना चाहिए। लाइंग डाउन इन लेफ्ट लेटर पोजीशन, लेफ्ट लेटर पोजीशन में, जिसमें बायां हाथ तकिया लगाते हैं, दाहिने हाथ को सीधा रखते हैं, पैरों को पूरा फैला लेते हैं। ऐसी अवस्था में राइट लेटरल पार्ट्स के जो बॉडी के अंग हैं, उनमें हल्का हल्का मसाज, हल्के हाथों से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ऐसी अवस्था में राइट आर्म, राइट थाई, राइट लेग और राइट फुट, इसमें अच्छी तरह आप अभ्यंग कर सकते हैं। चौथी पोजीशन है लाइंग डाउन ऑन थोरिको एब्डोमिनल साइड ऑफ द बॉडी, पेट के बल लिटा करके मालिश करना है। ऐसी अवस्था में बैक, दोनों फ्लैंक्स, लॉइंस, सैक्रल एरिया, लंबोसेक्रल एरिया, थाई, लेग्स एंड फीट, ये पृष्ठ भाग में अच्छी तरह इस पोजीशन में अभ्यंग आप पेशेंट का कर सकते हैं। पांचवी पोजीशन है लाइंग डाउन इन राइट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, राइट हाथ तकिए के रूप में, बायां हाथ अपने जंघे के ऊपर रखें, दोनों पैरों को सीधा रखें। ऐसी अवस्था में लेफ्ट लेटरल पार्ट में जितने में बॉडी दिख रहे हैं, अंग दिख रहे हैं, उनका मसाज करना है, जैसे लेफ्ट आर्म, लेफ्ट थाई, लेफ्ट लेग और लेफ्ट फुट, इसमें मसाज करना चाहिए। छठवां ये रिपीटेशन है लाइंग डाउन इन सुपाइन पोजीशन, जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार सातवीं पोजीशन है सिटिंग पोस्चर विद एक्सटेंडेड लेग्स, बैठ करके, पहले ही हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके से 7 पोजीशन है, इन पोजीशनों में कम से कम 5-5 मिनट तक आपको मसाज करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, डायरेक्शन ऑफ मसाज, आपको मसाज का तरीका क्या होना चाहिए। हमेशा मसाज डाउनवर्ड्स होना चाहिए, अर्थात अनुलोम गति होना चाहिए, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये अनुलोम गति से मसाज करने के लिए यहाँ निर्देश दिया है, अवे फ्रॉम द हार्ट। जॉइंट्स में जब आप मसाज करें तो सर्कुलर मिरर में करना चाहिए, जैसे जॉइंट्स है सर्कुलर मिरर में, ऐसा मसाज आपको करना है, सर्कुलर मिरर। कई बार हम यूं ऐसा मसाज करते हैं, वो औषधीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। तो सर्कुलर मिरर से जॉइंट्स में, अपर और लोअर बैक में, अपर और लोअर बैक में भी सर्कुलर मैनर से मसाज करना चाहिए। प्रेशर एंड मैनर ऑफ मसाज डिपेंड्स फॉलोइंग पॉइंट्स, कितना प्रेशर लगाना है, मसाज कैसे करना है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। रिलेशन टू हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन, इन रिलेशन टू मसल्स, ओरिजिन और इंसर्शन, ओरिजिन से इंसर्शन की ओर मालिश करना चाहिए। लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो वाइटल पार्ट है, ज्वाइंट्स हैं, एब्डोमेन है,
जैसे वाइटल पार्ट्स है, बड़े मृदु स्नेहन करना है, बहुत प्रेशर नहीं करना है, जॉइंट्स में सर्कुलर करना है, एब्डोमेन में लॉन्गिट्यूडनल करना है। ये बातें आपको मसाज करते वक्त ध्यान में रखना है। जैसा मैंने बताया 5 मिनट प्रत्येक पोजीशन में हमको अभ्यंग के लिए लेना है। लगभग 35 मिनट्स टोटल अभ्यंग का समय होना चाहिए और इसमें 15 मिनट तक लगातार अभ्यंग करें, खासतौर से हेड, लिम्स, बैक, इन भाग में लगभग 15 मिनट तक मसाज करें। इससे अपेक्षित लाभ रोगी में प्राप्त होता है। हेड मसाज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेड मसाज आप यदि नित्य पूर्वक और विधि पूर्वक करते हैं तो पेशेंट आपके पास आना प्रारंभ हो जाते हैं। मैं थाईलैंड गया था, वहां पर मैंने देखा कि मसाज सेंटर के अलावा कुछ है ही नहीं। थाईलैंड में हर जगह मसाज सेंटर। मैंने वहां मसाज कराई, इतने ढंग से वो लोग करते हैं हेड मसाज और फुट मसाज, सर्वांग तन्मयता से। 1 घंटे का समय है तो 1 घंटा मसाज करेंगे, 1.5 घंटे का समय दिया हुआ तो 1.5 घंटा मसाज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मसाज करने से अगर सिर का मसाज करते हैं तो सिर का नरिशमेंट होता है और जो 5 इंद्रियां हैं वो स्वस्थ होती हैं, उनके कार्य में चंचलता आती है, अच्छे कार्य करते हैं, नेचुरल फंक्शन संपादित करते हैं। खास तौर से जो पंचेंद्रियां हैं उनका पोषण होता है। इसके अलावा शिराशूल, यदि शिराशूल है तो अभ्यंग करने से लाभ होता है और नित्य अभ्यंग कर रहे हैं तो शिराशूल होगा ही नहीं। इसके अलावा हेयर फॉल और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, अगर निरंतर नित्य प्रतिदिन मालिश करते हैं, सिरोअभ्यंग करते हैं तो आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे और जल्दी सफेद भी नहीं होंगे। मालिश करने से आपके बालों के जो रूट है वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ग्लोसी दिखते हैं। इसलिए मसाज चरह प्रदेश में जरूर करना चाहिए। इट प्रिवेंट्स एंड क्योर्स रिफ्रैक्शन एयर्स ऑफ द आईज के जो नेत्र के जो विभिन्न प्रकार के दोष हैं उनका भी शमन होता है। और अगर नित्य प्रतिदिन आप कर रहे हैं शिरोअभ्यंग तो आंखों की बीमारियां बिल्कुल नहीं होती हैं। इट प्रमोट्स कंप्लेक्शन ऑफ द फेस, मसाज करने से जो फेस का, चेहरे का जो रंग है वो भी खुलता है, उसमें लक्ष्य बढ़ जाता है। इट हेल्प्स साउंड, हमारी आवाज है बोलने की वो भी मृदु हो जाती है, बोलने में भी एक मृदुता का आभास होता है मसाज करने से। मसाज ओवर द सोल्स ऑफ द फीट, इसको हम पाद अभ्यंग कहते हैं या फुट मसाज। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सोल्स का कनेक्शन डायरेक्ट आईज और ईयर्स से है। आंखों से और कानों का संबंध पादतल से है। वाग्भट ने कहा है कि 4 प्रकार की इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं जो कि सोल से स्टार्ट होती हैं और उनका कनेक्शन हेड से होता है, शिरा प्रदेश से होता है। ऑयल मसाज करने से एक तो फ्रिक्शन होता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर हम डालते हैं और उसकी वजह से उन नर्व्स में नरिशमेंट होता है और जिसकी वजह से तमाम प्रकार के लाभ रोगी को प्राप्त होते हैं। पादाभ्यंग करने से रोगी बड़ा प्रसन्न होता है, रोगी की थकावट बिल्कुल चली जाती है, आई साइट को प्रमोट करता है पादाभ्यंग से, जैसे मैंने बताया। ऑडिटरी ऑर्गन्स वो अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं, टिनिटस जैसी प्रॉब्लम, बहरापन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा पादाभ्यंग से सियाटिका और जो काफ मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिगामेंट या लिगामेंट सिंड्रोम, तो पादाभ्यंग से सियाटिका, क्रैम्प्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिगामेंट में भी लाभ पहुंचता है। मसाज करने से जो पैरों का ड्राइनेस है, तलवे में नमनेस होता है, रफनेस है, फटीक है, लैक ऑफ सेंसेशन है और एड़ियां फट जाती हैं, पैर फट जाते हैं ठंडी में, कई लोगों को तो गर्मी में भी फट जाते हैं।
अगर निरंतर अभ्यंग करेंगे, फुट मसाज करेंगे, तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। आप हफ्ते में 2 दिन करिए, शनिवार और इतवार को रखिए फुट मसाज, और अच्छी तरह उसको प्रचारित करिए, तो आप देखेंगे फुट मसाज और शिरोअभ्यंग के लिए आपके पास बहुत पेशेंट आएंगे। कर्णपूरण, यह भी स्नेह का एक प्रकार है। मेडिकेटेड ऑयल को कान में डालते हैं 4-4 बूंद, और भोजन के पहले कर्णपूरण करना चाहिए। कर्णपूरण करने से, तैल डालने से बहरापन और टिनिटस प्रॉब्लम नहीं होती है। टिनिटस, जिसमें विभिन्न प्रकार के साउंड सुनाई देते हैं, वह बीमारी भी नहीं होती। हेडेक में यह बहुत आराम पहुंचाता है, और जा कभी कभी लॉक हो जाता है, मूवमेंट इसका ढंग से नहीं होता है। टॉर्टिकोलिस और गिडनिस में भी आराम प्राप्त होता है। देखा होगा आपने, कई बार पेशेंट को गिडनिस आती है, जो वेस्टिबुलर नर्व्स है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, उसमें वेस्टिबुलर नर्व जो है वो गिडनेस पैदा करती है यदि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए। लेकिन लगातार यदि कर्णपूरण आप करते रहेंगे तो गिडनेस या ऐसी बीमारी रोगी में आपको नहीं होगी। इसके अलावा दांतों के रोग, गम्स के रोग भी कर्णपूरण से ठीक होते हैं। इट रिमूव्स द बर्निंग सेंसेशन ऑफ द फूड। अगर कानों में निरंतर तेल डालते हैं, अगर पाददाह आपको हो रही है, वो भी शांत होती है। इसके माने यह हुआ कि पाददाह में आप कर्णपूरण आपको करना चाहिए। इसलिए कई तेल हैं, हिंगवारी तेल, बिलवारी तेल, या सरसों तेल को लहसुन में पका करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अनेक प्रकार के मेडिकेटेड ऑयल हैं जिनका प्रयोग, अगर मेडिकेटेड नहीं करते हैं तो मूर्छित तिल तेल का ही प्रयोग आप पेशेंट में करें। एप्रोप्रिएट ओलिएशन हुआ कि नहीं, अभ्यंग ठीक से हुआ कि नहीं, हम कैसे पता लगाएंगे? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एप्रोप्रिएट ओलिएशन थेरेपी। ओलिएशन से, वाह्याभ्यंग से स्मूथनेस होगा शरीर में, शरीर मुलायम होगा, सॉफ्टनेस, और बॉडी में लचीलापन उत्पन्न होगा। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है मेटाबॉलिक, उनका भी निष्कासन जीआईटी ट्रैक्ट से हो जाता है अभ्यंग के माध्यम से। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इवन हैवी फूड यदि आप ले लेते हैं तो भी किसी भी प्रकार का रोग नित्य अभ्यंग करने वाले को नहीं होता है। टाइप्स ऑफ ऑयल एंड देयर यूजेस फॉर हेड मसाज। हेड मसाज के लिए कौन कौन से तेल हम लेते हैं? तो मेध रसायन तेल, जिसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय, मुलैठी, इनसे सिद्ध करके तेल का प्रयोग करें। ब्राह्मी तेल तो उपलब्ध है बाजार में, इसका भी आप प्रयोग करें। चंदन मलालाक्षारी तेल, ज्योतिषवदी तेल और नीलगिरी तेल का प्रयोग आप अभ्यंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और बॉडी मसाज, पादाभ्यंग के लिए भी और बॉडी मसाज के लिए, वातज रोगों के लिए महानारायण तेल, नारायणी तेल, महामास तेल, बला तेल, दशमूलादि तेल, धनवंतरी तेल, निर्गुंडी तेल और प्रसारी तेल का अभ्यंग करना चाहिए। नैतिक व्याधियां हो तो चंदन बलालाक्षारी तेल, शतावरी तेल, चंदनादि तेल, उशीर आदि तेल का प्रयोग करें। और कफज व्याधियां हैं तो सैंधवारी तेल, महाविषगर्भ तेल, विषगर्भ तेल और त्रिउष्णादि तेल का प्रयोग कफज रोगों में करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो अभ्यंग करते समय आपको ध्यान में रखना है। निश्चित रूप से यदि आप ध्यानपूर्वक अभ्यंग करते हैं तो आपकी पेशेंट संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। शिरोधारा, ये भी एक प्रमुख चिकित्सा है। इसके माध्यम से हम कंटिन्यू फ्लो फोरहेड में डालते हैं। यह भी तर्पण के अंतर्गत आता है। चरक ने इसको मेधो तर्पण कहा है, मेध तर्पण। और तर्पण के 4 भेद आचार्य भट्ट ने बताए। अभ्यंग, इसमें हेड का मसाज किया जाता है, पूरी शरीर करना करते हुए पहले हेड का मसाज करते हैं। सेक, ये शिरोधारा, इसके माध्यम से हम करते हैं, इसको सेक कहते हैं। पिचु धारण, ब्रह्मांड में मेडिकेटेड ऑयल में पिचु डुबो करके और ब्रह्मांड में रख करके कमल पत्र या आयरन पत्र से बांधा जाता है। पिचु धारण। सरोबस्ती में एक विशेष प्रकार का टोपी होती है, टोपाकार, लेदर का या आजकल तो रबड़ का आता है, और उसमें तेल भर करके 2 अंगुल
शिरोबस्ती हम करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। शिरोधारा एक बहुत एक्सीलेंट थेरेपी है, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सिर का संबंध नेक, आईज, ईयर्स और नोज से है। नर्वस सिस्टम, इनसे संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं, शिरोधारा से आराम पहुंचता है। शिरोधारा हम ऑयल के माध्यम से, दुग्ध के माध्यम से, चक्र के माध्यम से, क्वाथ के माध्यम से हम शिरोधारा कर सकते हैं। जैसे तैल धारा, सिलेक्टेड मेडिकेटेड अकॉर्डिंग टू डिसीज के आधार पर तैलों को चयन करके हम धारा करते हैं। दुग्ध धारा पैतृक व्याधियों में मेडिकेटेड और विदाउट मेडिकेटेड मिल्क का प्रयोग करते हैं। चक्र धारा, मेडिकेटेड चक्र, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चक्र धारा 2 प्रकार से करते हैं, कामल की 1 लीटर ले लीजिए, तक्र 1 लीटर ले लीजिए, दोनों को मिला करके चक्र धारा करते हैं काले पालित के लिए। लेकिन जो श्रेष्ठ तक्र धारा है उसमें 100 ग्राम आप नागर मोथा ले लें, 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, दुग्ध से रहे तक पका लें, उसके बाद छान लें। ठंडा हो जाए तो उस दुग्ध में दही डाल दें, तो दूध जो है दूसरे दिन जो है दही बन जाएगा। अब उसमें 1 लीटर अमल की काढ़ा डाल करके उसका मंथन करें और ये तक्रधारा यदि प्रयोग करते हैं तो वाकई खालित पालित में बहुत ही लाभप्रद होती है। इसके अलावा अमल की धारा, मेद रसायन धारा, डिकॉक्शन ऑफ अमल की, मेद रसायन के द्रव्य का काढ़ा बना करके भी हम शिरोधारा करते हैं, बड़ा लाभ होता है। यूजेस के बारे में आपको मालूम ही है, ये इंसोम्निया में, अनिद्रा में लाभप्रद है, माइग्रेन और हेडेक, हाइपरटेंशन, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ब्लाइंडनेस, हेयर फॉल, इन सब में शिरोधारा बहुत लाभ करता है। और शिरोधारा करने से आपके बाल काले होंगे, लंबे होंगे, डीप रूटेड होंगे और ये फेशियल पैरालिसिस और पैरालिसिस में भी शिरोधारा का बहुत प्रयोग, अच्छा प्रयोग है। जैसे कहा है, अर्जिते नाम न मूर्धम तैलम तर्पणम में उचा, अर्जित रोग में मूर्ध तर्पण करना चाहिए। तो अर्जित का स्पष्ट उल्लेख है और अर्जित पैरालिसिस एक ही प्रकार की संप्राप्ति है, इसलिए दोनों में लाभ करता है। इससे सेंस ऑर्गन बहुत ही मजबूत होते हैं, शार्प होते हैं, उनकी जो इफिकेसी है वो बढ़ जाती है और अच्छी प्रकार से नींद आती है। अनिद्रा की अवस्था में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रोसीजर में आपको ध्यान में रखना है, इसके शिरोधारा टेबल में पेशेंट को लिटा दीजिए, सर्वांग अभ्यंग करिए और सर्वांग अभ्यंग करने के बाद थोड़ा सर को ऊंचा नीचे यहाँ तकिया रख दे ताकि सर थोड़ा ऊंचा हो जाए, ताकि जो हम तेल डालें वो आँख की ओर ना आए। और यहाँ पर थोड़ा से एक पट्टी भी बांध देते हैं ताकि तेल आंखों की ओर ना आए। उसके बाद सिलेक्टेड मेडिकेटेड ऑयल लेते हैं और उसको एक पात्र होता है जिसको हम शिरोधारा पात्र कहते हैं, ऊपर की ओर चौड़ा होता है, नीचे की ओर सकरा होता है। उसमें जो छिद्र होता है वो कनिष्ठिका के अंगुली के छिद्र के बराबर होता है। आप कनिष्ठिका अंगुली उसमें चली जानी चाहिए, इतना छिद्र होना चाहिए। उसके ऊपर एक कप रख देते हैं या स्टील की कटोरी और ऊपर छेद करते हैं। उस छेद के माध्यम से एक धागा प्रवेशित करते हैं, क्योंकि वो धारा सिरा जो धारा टेबल है, धारा पात्र उसे बाहर निकल जाए। ये इसलिए लगाते हैं कि तो उसमें धारा है वो अच्छी तरह आए, इसलिए इसमें इस धागे का प्रयोग इसमें करते हैं। दूरी 4 अंगुल होना चाहिए, लगभग 8 इंच। 4 अंगुल की दूरी से ही आप ये डालें और पात्र इतना हो कि 2.5 लीटर उसमें आ जाए। लगभग 15 सेंटीमीटर डीप होता है, जैसा मैंने बताया। मेटालिक चैन से उसको बांध देना चाहिए और फिर थोड़ा पकड़ करके हाथ से ऐसा शिरोधारा करें कि बीच में आए। थोड़ा आप पेंडुलम भी कर सकते हैं, इससे पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। और हल्का हल्का यदि मालिश करते जाएं तो भी बहुत अच्छा पेशेंट को महसूस होता है और लाभ ज्यादा होता है। तो इस तरीके से शिरोधारा जब हम करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो स्नेह द्रव्य या क्वाथ है कम से कम 1.5 लीटर तो एक बार में होना ही चाहिए, तभी अच्छी तरह शिरोधारा हो जाता है। क्योंकि जब धारा डालते हैं नीचे आएगा, फिर उसके बाद करेक्ट करके गर्म करते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, सब बार बार करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, वातज व्याधियों में 50 से 55 मिनट तक धारण कराना चाहिए, पैतृक व्याधियों में 40 से 45 मिनट और कफज व्याधियों में 30 से 35 मिनट तक धारण करना चाहिए। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहली बार। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन पेशेंट की उपलब्धि के आधार पर, डिसीज की सीवियरिटी के आधार पर ये शिरोधारा का कोर्स हम तय करते हैं। और ये थेरेपी मॉर्निंग में करना चाहिए। अच्छा होगा कि 10 बजे के पहले कर लें,
8 से 10 के बीच में शिरोधारा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिलेक्शन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल, माइग्रेन हो, हाइपरटेंशन हो, इंसोम्निया हो, तो चंदन बराला क्षारी तैल से शिरोधारा कराना चाहिए। लगभग 1.5 से 2 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। 7 दिन में स्नेह को बदल देना चाहिए और जो स्नेह के द्वारा शिरोधारा कर रहे हैं उससे अभ्यंग पेशेंट में करा देना चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर्स में मेद रसायन तैल, मेद रसायन में शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मलैठी, इनके काढ़े से आप तैल को सिद्ध कर लीजिए और इसे प्रयोग करिए। फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस में महानारायण तैल, महामास तैल, नारायण तैल, दशमूलादि तैल, प्रसाणी तैल आदि का प्रयोग करना चाहिए। यानी ब्रह्मण जो तैल है उनका प्रयोग करना चाहिए। और फॉर तक्क धारा, पल आमल की इस यूज, आमल की का जो फल है उसका प्रयोग हम करते हैं तक्क धारा में। तो इस तरीके से जो शिरोधारा है वो विधिवत यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ होगा। मैंने देखा है कि जल्दी में न तो ध्यान रखते हैं कि 4 अंगुल से धारा गिर रही है। धारा का प्रमाण मैंने अक्सर देखा है, धारा का प्रमाण बहुत ही पतला होता है और ये कहा गया है कि पतला धारा यदि होगी तो शुरू में दर्द चालू हो जाता है, इरिटेशन पैदा होता है, लाभ तो होता ही नहीं। इसलिए अच्छी मोटी धारा निकलना चाहिए। आज ये आपने साउथ का दौरा किया हो, कभी तिरुवनंतपुरम गए हो या त्रिचूर गए हो, आप वहां देखेंगे कि बड़े बैठ के करते हैं, वहां नीचे रख लेते हैं शिरोधारा, टेबल को ऊपर नहीं रखते, बैठ के 4 व्यक्ति शिरोधारा संपादित करते हैं, साथ में अभ्यंग भी करते रहते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ठंडा हो जाए या ज्यादा गर्म हो जाए। इन सब बातों का ध्यान में आपको पेशेंट को रखना है। और शिरोधारा के पहले आपको सर्वांग अभ्यंग जरूर करना है, पूरे शरीर की मालिश बहुत जरूरी है और उसके बाद में शिरोधारा करें। और शिरोधारा करने के पहले अभिमंत्रित करें। उससे क्या है, पेशेंट का विश्वास बढ़ता है और पेशेंट को लाभ भी प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान मेरा यहाँ समाप्त हुआ। नवीन जी। जी सर, सर का व्याख्यान आज हमने फेसबुक पर भी लाइव किया। थोड़ी सी तकनीकी समस्या थी जिस वजह से हमने जूम से इसको लाइव नहीं कर पाए, हमने ओबीएस से इसको लाइव किया। मैं कुछ सवाल हैं, अगर आपके कुछ सवाल हो, जो हमारे जूम मीटिंग में लोग ज्वाइन करते हैं, यदि आपके कोई सवाल हो तो कल के भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और कल के भी कोई आपके सवाल हैं, कल के सवाल मैं अभी ले लेता हूँ पिछले लेक्चर से। आपके कोई सवाल हो तो आप सीधे अपने माइक को अनम्यूट करके आप सवाल जुड़े हैं। कितने लोग जुड़े हैं? काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे क्लिनिकल आयुर्वेदा ग्रुप के सभी लोग हैं। रजनीश शर्मा जी, तो रजनीश शर्मा जी आप जो है अपना सवाल, फिर उषा तमानी जी के पास आऊंगा, आप अपने क्रम से अपना हाथ खड़ा करें, हम आपके सवाल के साथ ही आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी रजनीश जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें जी। जी रजनीश जी, हेलो, पूछिए। हाँ रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार रजनीश जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैंने यही कंफर्म करना था, जैसे हम आम बात के पेशेंट को बोलते हैं कि बालू का स्वेद करना है उसने, तो उसको स्नेह करना चाहिए हल्का सा, नहीं करना चाहिए जो ड्राइनेस हो बॉडी पे? देखिए, अगर नवीन आम बात है, 1 महीने के अंदर का आम बात है, ऐसी अवस्था में हमको अभ्यंग नहीं करना है। ऐसी अवस्था में रुक्ष स्वेद करना है और रुक्ष स्वेद करने के पहले अभ्यंग वर्जित है। रुक्ष स्वेद में बालू का स्वेद ज्यादा उपयोगी है, उसका प्रयोग हम करते हैं नवीन केस में। जब जीर्ण हो जाता है आम बात, जब एंक्लोसिस डेवलप हो जाता है, एंक्लोजिंग डेवलप हो जाता है, तब वाय अभ्यंग भी करना चाहिए, स्वेदन भी करना चाहिए, पत्रपिंड स्वेद भी करना चाहिए, लेकिन नवीन आम बात में रुक्ष स्वेद ही करना है। ओके सर, थैंक यू सर। एक जिलोका के बारे में कंफर्म करना था, जैसे सर आपने कल बोला था कि एक जिलोका एक पेशेंट पर यूज करने के बाद वो नेक्स्ट 1 मंथ के बाद दूसरे पेशेंट पे यूज कर सकते हैं? 1 मंथ का इसमें लेवल नहीं है, 7 दिन के लिए स्पष्ट निर्देश है। 7 दिन तक आप पृथक से रखें, लेकिन 1 महीने का कोई स्टडी अभी हमारे पास नहीं है ऐसा सिद्ध हो कि दूसरे पेशेंट में इसको प्रयोग करें। हमेशा ये कहा गया है क्रॉस्ड जिलोका का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस पेशेंट को प्रयोग करें उसी को दोबारा कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। ओके, दूसरे को नहीं करना चाहिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। इन्फेक्शन होने की संभावना है ना,
इसलिए ऐसा काम क्यों करें जिससे हमको तकलीफ हो। नहीं अगर सर हमने उषा तबानी जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। उषा तबानी जी, उषा जी अनम्यूट करिए। रजनीश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा जी। उषा तबानी जी। हाँ सर, थैंक यू। पहले तो सर बहुत टाइम के बाद आपने मेरा पूरा अभ्यंग का बारे में मैंने पूछा था, पूरा क्लियर कर दिया। और जोशी जी सर जी, आपको भी थैंक यू कि आपने पूरा जो चाहिए था वो पूरा आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम करके हमारा डाउट क्लियर कर दिया। और सर जी सर को धन्यवाद, सर को हमारा धन्यवाद है कि हमारा ये प्रयास है कि पंचकर्म की में कोई चीज छूटे नहीं। नहीं और मैं सर, बहुत थैंक 45 साल का जो हमारा अनुभव है वो निचोड़ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ सर, क्योंकि 2 तो महीने बड़े-बड़े पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था अभ्यंग के बारे में, जी, उस जी। टाइम पता है, मगर अभी बहुत डिटेल में आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू। और मेरा सवाल ये है कि बाल शोष रोग जो होते हैं ना, उसमें बच्चों को कौन सा तेल से अभ्यंग करना चाहिए? बाल शोष में हाँ, अश्वगंधा बलादी तैल, अश्वगंधा बला दिए। हाँ, अश्वगंधा बलादी तैल, महामास तैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, और उसमें नस्य कौन सा करना चाहिए? नस में तो ब्रह्मण नस जैसे मैंने ब्राह्मी तैल का अणु तैल है, पंचेंद्रिय वर्धक तैल है, तो ब्रह्मण स्वरूप के हैं, उनका प्रयोग शोष रोग में करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उषा तबानी जी। आपने लगातार आप लेक्चर को देख रही हैं, और आपको जो भी आपने अभ्यंग के बारे में पूछा था, सर ने आपको एक डिटेल लेक्चर दे दिया। एक सवाल है कुसुम पांडे जी का, शायद वो सवाल पिछले लेक्चर का है। सर, मेरा कल का प्रश्न था, सर्वांग कंडू में शिरावेद कहाँ करें? सर्वांग कंडू है तो शिरावेद ज्यादातर जो करते हैं लोग वो ब्रेकियल पोर्शन से करते हैं। ब्रेकियल जो वेन है उससे आप कर लीजिए, बड़े बड़े आसानी से हो जाता है। और वेने सेक्शन से करिए, आप शिरावेद मत करिए, उसमें कई बार परेशानी हो जाती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। आप वेनी सेक्शन बोलते हैं, आप सूची बिट से सूची को डालेंगे, नीचे पाइप लगा ले तो धीरे धीरे ब्लड आना चालू हो जाता है। वो विधि करेंगे तो आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। आप ब्रेकियल से निकाल सकते हैं, इधर लेफ्ट एंड राइट, 7 दिन इधर से निकालें, 7 दिन इधर से निकालें। क्योंकि जो शिरावेद कराते हैं तो 6 महीने का काल बताया, 6 महीने में शिरावेद कराया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में करीब 300 ml से 400 ml तक ब्लड निकलता है। मेरी एडवाइस ये है कि आप वेनस सेक्शन से आप इसको करें, ब्लड लीटिंग करें। जी, अश्विन निर्मल जी ने बताया है कि मैं सर रिलीज जो है वो 32 पेशेंट्स में से ज़्यादा पेशेंट्स में अब तक कर चुका हूँ, जहाँ मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स में दुष्टावरण में मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। तो ऐसे में डायबिटीज़ में, डायबिटिक वुंड्स में जिनमें गैंग्रीन हो, या फिर स्लीपथ के ऐसे पेशेंट जो बहुत सीवियर सिम्टम्स लेके आते हैं, जिनमें डिस्चार्ज होता रहता है, उनमें हम कैसे ट्रीटमेंट दें? जलौका के लिए पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखिए, ऐसा है, जलौका का निश्चित रूप से दुष्ट व्रण में अच्छा प्रयोग है, लेकिन साथ साथ में डायबिटीज को कंट्रोल करना भी आवश्यक है। अगर डायबिटीज आपकी कंट्रोल है और जलौका उच्चारण करने से जो दुष्ट रक्त है वो निकाल देते हैं, और उसके बाद जो प्रॉपर हीलिंग के लिए गणपट बंधन जात्यादि तैल से, सौराष्ट्री से या मधुष्टि चूर्ण से, हल्दी से, इनका बरोबर अच्छी तरह प्रतिदिन गणपट बंधन करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन गैंग्रीनस अवस्था हो जाए, बिल्कुल कृष्ण हो गया है और ऐसा लगे कि बदबू आ रही है, गंध आ रही है, तो प्रयास करना चाहिए कि ठीक हो जाए, पर उसमें कोई गारंटी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। लेकिन दुष्ट व्रण की चिकित्सा तो आप कर ही सकते हैं। विनीता कलर जी कहती हैं कि पंचकर्मा के समय डायबिटिक पेशेंट में क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? देखिए, पहली प्रकाशन तो ये कि अगर डायबिटीज का पेशेंट दुर्बल है, ऐसे व्यक्ति में पंचकर्म नहीं कराना है। स्थूला प्रमेहि बलवान हैका कृशस्तैका परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्कृशकारम संशोधनम दोष बलाधिकस्य। तो जो स्थूल व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, उसमें आप भवन परीक्षण कराइए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा सामान्य व्यक्ति में कराते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि डायबिटीज का कंट्रोल जरूर करिए। जो मेडिसिन उसकी चल रही है, डायबिटिक्स शुड बी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और फिर वमन विरेचन आप जैसा कराते हैं वैसा आप पेशेंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जी, ये सोनल पटेल जी क्या पूछ रहे हैं, आप अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपना सवाल पूछिए सोनल जी। नमस्कार सर, मैं सोनल नमस्ते सोनल पटेल जी। अहमदाबाद से बोल रही हूँ। जी। मैं अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग मैं अभ्यंगा ऑयल बनाती हूँ घर पे ही। लेकिन सर मुझे पंचेंद्रिय वर्धक तेल और महामाश ऑयल में कौन कौन सी औषधियाँ ली जाती है वो मुझे नहीं पता है, आप मुझे उसमें गाइड कीजिए। काहे और के आप लिए? पंचेंद्रिय वर्धक तेल और महामाश ऑयल, और आपने एक बार चमेली ऑयल नशे के लिए बोला हाँ, था आपके हाँ, लेक्चर में। हाँ, हाँ। उसमें उसमें हम कौन कौन सी औषधियों का चयन करें? आप इसका जो चमेली तेल है और हाँ। पंचेंद्रिय वर्धक, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें औषधियाँ हम कौन कौन सी लें? काहे में, कौन से पेशेंट में? मतलब कि हम कॉमन ही बनाना चाहते हैं, जैसे कि नशे के लिए चमेली ऑयल तो है, लेकिन उसमें हम चमेली बाकी और कोई औषधियाँ डाली जाती है? जो सामान्य औषधि है, जैसे कमल हाँ केसर है, मुलैठी है, हाँ हाँ हाँ। काला तिल है ना? और हाँ। ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, ऐसे द्रव्यों को सिद्धित करके तेल तैयार करना चाहिए ब्राह्मण के लिए। ओके ओके सर, ओके। अणु तेल में तो बहुत सारे ड्रग्स दिए हुए हैं चरक में। वो अणुतेल में तो मुझे पता है सर, लेकिन मुझे लेकिन चमेली मैं ऑयल आपको में नहीं बताऊं, जितने मालूम था। मेध रसायन है, मेध हाँ रसायन में मुख्य रूप से शंख पुष्पी, मंडूपर्णी, गिलोय और हाँ। मुलैठी, इनका ओके। ही अगर सिद्ध करके तेल तैयार कर ले, निश्चित रूप से लाभ होगा। खाली काले तिल के लिए करना है तो हाँ हाँ। काला तिल, मुलैठी, नागकेसर और मुलैठी, ओके सर। ये कमल केसर, सॉरी कमल केसर, यस इनका यस। इनसे सिद्ध कर ले, ओके सर, ओके इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ओके ओके, थैंक यू सर। और सर मैंने त्रिफला घृत बनाया है, उससे मैं काजल बनाने जा रही हूँ, वो मैं मार्केट में ला रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यह हाँ। जितने भी आभ्यंतर स्नेहपान के लिए तैल और घृत का प्रयोग करते हैं ना, तो आपको स्वयं बनाना चाहिए तो अधिक लाभ होता है। अब हमारे साथ नीलम आर चुदासमा है, ये अमेरिका से हैं, ये लगातार हमारे आयुष दर्पण के प्रोग्राम्स देखती हैं, ये मर्म वगैरह की क्लासेस में भी ज्वाइन करती हैं। सर ये पूछती हैं कि 30 साल की में व्यक्ति में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो शिरोधारा के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें? इसमें शिरोधारा के लिए तो अश्वगंधा बला तैल या चंदन बरलाक्षय तैल, इनका आप प्रयोग करें। और अगर आप बनाने में इंटरेस्ट है तो मेध रसायन के जो द्रव्य हैं, जो अभी मैंने बताया आपको, मंडूकपर्णी, शंख पुष्पी, गिलोय और मुलैठी, इनसे सिद्ध करके तेल भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन बाजार में अश्वगंधा बला तैल और चंदन बरलाक्षय तैल बहुतायत में मिलता है, इसको परचेज करके आप शिरोधारा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अब मैं और भी कुछ सवाल हैं। शैलेंद्र ठाकुर जी ये पूछते हैं कि अभ्यंगोत्तर सर नींद बहुत आती है तो क्या करना चाहिए? अभ्यंग के बाद नींद के लिए ही अभ्यंग कराया जाता है, तो सो लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ा सो लीजिए, नहीं तो तकलीफ होगी। जिसको नींद आ रही हो और न सोएगा ना तो तकलीफ होती है, तो थोड़ा सो लीजिए, यही इसकी चिकित्सा है। जी, तो शैलेंद्र ठाकुर जी सोना के लिए करते हैं तो सो लीजिए, है ना? और बाकी के प्रश्न, नीलम जी आपका प्रश्न हमने ले लिया। आज के प्रश्न मनीष खरे जी पूछते हैं, सर प्रणाम, एक 9 साल की नमस्ते। फीमेल चाइल्ड पेशेंट है, हैं? ट्रांसफर 9 साल की कोई फीमेल, मुझे को लगता है ये बच्ची होगी, हाँ, फीमेल चाइल्ड है, जो ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस डायग्नोस किया है न्यूरोसर्जन द्वारा। हाँ, दोनों पैरों में मूवमेंट सेंसेशन की पावर कंप्लीट लॉस है, क्या अच्छा कर सकते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट? हाँ। इसमें दो चीज चिकित्सा, एक तो उद्वर्तन कराइए अश्वगंधा, शतावरी और मुलैठी से। इसमें थोड़ा घी मिला लीजिए और उद्वर्तन कराइए पैरों में। और उद्वर्तन के साथ साथ शिरोधारा और नस्यकर्म। शिरोधारा चंदन बरलाक्षय से, अश्वगंधा बलाई तैल से शिरोधारा कराइए। जब शिरोधारा कराएं तो नस्यकर्म ना कराएं। तो ये जैसे 7 दिन आपने अणु तेल से या पंचेंद्रिय वर्धक से नस्यकर्म किया, तो फिर उस समय शिरोधारा मत कराएं, ये ध्यान रखें। तो 7-7 दिन के कोर्स 2-3 करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। साथ में इसमें योगेंद्र रस, वात कुलांतक और पुराल पंचामृत। योगेंद्र 60 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम और पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ये मिलाकर के पेशेंट को आप पान कराइए। और साथ साथ में शुद्ध शिलाजीत 250 मिलीग्राम दूध में मिला करके इसका सेवन कराएं।
लगातार 3 महीने तक आप प्रयोग करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जी, आपको मनीष खरे जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा आई थिंक। कुछ सवाल बाकी लोगों ने नमस्कार किया है और काफी लोग आपके लेक्चर्स देख रहे हैं सर। सर की क्लिनिकल पंचकर्म किताब है, जो लोग हरिद्वार में हैं वो वहाँ हरिद्वार में भी त्यागी बुक डिपो में मिल जाती है। वो कल मैंने फेसबुक पे देखा है, त्यागी जी ने वो डाला है कि क्लिनिकल पंचकर्म वहाँ पर उपलब्ध है। बाकी सर की किताब क्लिनिकल पंचकर्म आप उज्जैन से विनोद बैरागी जी से आप ले सकते हैं। उनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास उनका नंबर है। मैं 1 मिनट आपको मैं नंबर वैसे भी पहले बताया है मैंने, फिर से बता दीजिए। फिर से आपको बता देता हूँ जी। उनका नंबर है, आप नोट कर लीजिए, उनका नंबर है 9425092284। फिर दोबारा बोलता हूँ मैं, नोट कर लीजिए 9425092284। तो यहाँ से आप ये पुस्तक क्लिनिकल पंचकर्म आप फोन करके मंगा सकते हैं। आपके और भी कोई प्रश्न हो तो कल फिर किसी और सब टॉपिक पे, कल का टॉपिक क्या रहेगा सर? का टॉपिक मैं ये सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब, कई लोग जो है पंचकर्म सेंटर अगर स्थापित करना चाहते हैं, जैसे वो संकुल वाले हैं ना, क्या नाम, आनंद वाले, उनका आया था कि कौन कौन इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे लेना है, तो मेरा मन में विचार आया कि हाउ टू सेटअप द पंचकर्म सेंटर। गाइडलाइन, ये सब्जेक्ट रहेगा, गाइडलाइन टू सेटअप द पंचकर्म सेंटर। तो कल का, जैसा कि सर ने बताया है, कल का लेक्चर जो रहेगा गाइडलाइन टू सेटअप अ पंचकर्म सेंटर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद फिर परसों जो है पंचकर्म जो सेंटर है उसका, जिसको हम थिएटर कहेंगे, पंचकर्म थिएटर, उसको आधुनिकतम कैसे बनाया जा सकता है, वो परसों करेंगे। कल का रहेगा गाइडलाइन टू सेटअप द पंचकर्म सेंटर। तो कल का लेक्चर आपको ध्यान रखिएगा, कल आप सब समय का ध्यान रखेंगे। जो पंचकर्म सेंटर स्थापित करना चाहते हैं वो जरूर इसको देखें। तो जो आपके नए युवा चिकित्सक जिन्होंने अभी डिग्री ली है और जो पंचकर्म सेंटर स्थापित करना चाहते हैं, वो इस लेक्चर को जरूर देखें। कल 4 बजे फिर हम मिलते हैं इसी समय में, और आप अपने प्रश्न अपनी तैयार रखिएगा विषय से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर। चलो, आपको भी धन्यवाद, इतना समय निकालते हो आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुनने वाले भी समय निकालते हैं। पुणे साहू जी, आप नाराज मत होइए, आपका भी प्रश्न ले लेते हैं। चलिए पुणे साहू जी, आप लास्ट में अपना प्रश्न पूछ लीजिए जी। अनम्यूट करिए साहू जी, अनम्यूट करिए जी। सर जी प्रणाम सर। साहू जी नमस्कार। सर मैं ये चाह रहा था कि एक बार प्रकृति परीक्षण पे आप एक कोई और ले लेते सर टॉपिक। प्रकृति परीक्षण तो एक बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, बेसिक प्रिंसिपल का ये सब्जेक्ट है। ये मेरा पूरे पंचकर्म का जो चल रहा है कंटिन्यू, वो खत्म हो जाए उसके बाद फिर हम उसमें विचार करेंगे, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है, बड़ा समझने वाला पेशेंट सब्जेक्ट है। प्रकृति परीक्षण हुआ, आवरण प्रकरण हुआ, ये 2-4 ऐसे प्रकरण है कि थोड़ा लंबा समय चाहिए, तो ये जरा खत्म हो जाए उसके बाद अपन विचार करेंगे। तो जैसे ये लेक्चर खत्म होता है फिर आप इंतजार करें, आप बने रहें लेक्चर में। आपके भी जैसे अभी उषा तवानी जी को मिला ना, वो काफी दिन से इंतजार कर रही थी, अब बैंक पे डिटेल लेक्चर तो हो गया, तो ऐसे आपको भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुणे साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यहीं पर इस लेक्चर को अब समाप्त करते हैं। आप सबका आभार, नमस्कार।